जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और एनईपी का क्या आपस में नाता है, ऐसी काफी चीजें आप सुन चुके हैं और 2 साल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब कैसे अपने स्कूल्स और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे इसको इम्प्लीमेंट करें और डॉक्यूमेंट करें, ये सारी आपकी चीजें मन में आ रही होंगी। और अभी MyGov ने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी निकाले हैं कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अमेजिंग है। खैर, आज अपने वीडियो के अंदर मैं एक एक करके पैरा बाय पैरा एनईपी क्या कह रहा है और किस तरीके से आप कर सकते हैं, सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं दावा कर सकती हूँ कि आज कॉन्सेंट्रेटेड इंफॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी वो जल्दी से तो कहीं और नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ एक चीज और, दिस इज एन इंसेंटिव। मेरे वीडियो के टुवर्ड्स एंड मैंने एक लिंक लगाया है, तो आप में से अगर कोई चाहते हैं कि अपने इन स्कूल को कोलैबोरेट करना चाहते हैं किसी इंडियन नॉलेज सिस्टम के इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वो लिंक है, आप उस पर क्लिक करें और बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की डिटेल्स वहां पर आ जाएंगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ आप उसको एंजॉय करें। ओके, और क्या फायदा हुआ मुझे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखिए क्या है, हम भारत इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि भारत क्या है। तो इसको बहुत साधारण तरीके से समझने के लिए हम एक साइड से रेडक्लिफ लाइन से कटे हुए हैं और दूसरी साइड पर मैकमोहन लाइन है। क्या है? रेडक्लिफ लाइन हमें पाकिस्तान से अलग करती है, मैकमोहन लाइन हमें चाइना से अलग करती है। या भारत को ऐसा समझें, एक नेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 1950। या 42nd अमेंडमेंट जब 1976 में हुआ तब उसके अंदर 2 शब्द जोड़ दिए गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। तो कैसे इसको समझें, या हम इसको बिल्कुल रियलिटी पर समझें, जहां विष्णु पुराण में कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जहां दक्षिण में समुद्र हैं और उत्तर में हिमालय उस पर विराजते हैं। आप इस श्लोक को भी जरूर पढ़िएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मैं श्लोक को पढ़ूंगी तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा और मैं कॉन्सेंट्रेटेड आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम को लिखा, उन्होंने वंदे मातरम को पूरा लिखते हुए करीब 3 या 4 पैराग्राफ के अंदर उन्होंने कहा दृश्य प्रहर हारिणी, जहां पर भारत मां के उस रूप को दुर्गा के साथ उन्होंने जोड़ा और महिलाओं को इतना उच्च दर्जा दे दिया कि उन्होंने कहा कि दश प्रहर हारिणी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम समझ सकते हैं। और टुवर्ड्स द एंड जैसे जब मैंने लिंक की बात करी ना, तो मैं वहां पर भी आपको एक बहुत ही सुंदर बात बताऊंगी। एनईपी की बात करते हैं तो 5+3+4 आ जाता है। तो देखिए कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। 5+3+3 में तो ये इंटीग्रेटिव है और +4 9, 10, 11, 12 में इलेक्टिव हो जाएगा। कैसे, वही तो सारी चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो पैरा 4 के अंदर नॉलेज ऑफ इंडिया की बात करी गई, जहां पर इंडिया चर्चा करी गई कि एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया, जहां पर क्लियर सेंस ऑफ इंडिया फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं, किस किस चीज में, एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरमेंट के एरियाज के अंदर। तो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे एक्यूरेट और साइंटिफिक तरीकों से। देखिए हमारे जो ये सिस्टम्स हैं, यहाँ पर ट्राइबल नॉलेज को भी याद रखना जरूरी है और इंडिजिनस और ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग की, जो मैंने कंपटीशन की बात करी ना, वहां पर भी होममेड रेमेडीज की बात हुई भी है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एरियाज हैं। आप मैथमेटिक्स को ले लें, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, योगा, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गेम्स, यहां तक कि गवर्नेंस, पॉलिटी और कंजर्वेशन, इन सब इलाकों में आईकेएस को हम लागू कर सकते हैं। कुछ खास स्पेसिफिक कोर्सेज होंगे ट्राइबल एथनो मेडिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर, फॉरेस्ट या जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल फार्मिंग, क्रॉप कल्टीवेशन और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। सब कुछ है अपने भारत देश में, बस हमने ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजी नाम लगकर जब वो आ गया तब हमें बड़ा फैंसी लगने लगा, है ना। करोड़ों लोग भारत में आते हैं हमारी कल्चरल वेल्थ का फायदा उठाने के लिए। वो टूरिज्म करने आते हैं यहाँ पर, हमारे अतिथि देवो भव हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। जाते वक्त हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स लेकर जाते हैं, लिटरेचर को लेकर पढ़ना पसंद करते हैं, क्लासिकल लिटरेचर जो है हमारा, योगा और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, हमारी फिलॉसफी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। खासतौर पर त्योहारों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल त्योहारों को वो मनाना चाहते हैं, राइट। होली दिवाली पर रंग अपने ऊपर डलवाना चाहते हैं। हमारे भारत के आर्ट और म्यूजिक का तो फॉर्म आप हमारी इंडियन मूवीज में देख लीजिए ना, कहां कहां तक हमारी मूवीज देखी जाती है। तो इन सारी चीजों को कई कारणों से हमें प्रिजर्व भी करना है। एक तो हमारा हेरिटेज प्रिजर्व हो जाए, जो हाई प्रायोरिटी है। दूसरा, नेशन की आइडेंटिटी बनेगी, बच्चों को एक सेल्फ एस्टीम की फीलिंग आएगी और साथ ही साथ हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि ये मॉडर्न नहीं है,
और मॉडर्न नहीं है, तो इसलिए हमारे पर्सनालिटी के साथ हम इसको लिंक नहीं करना चाहते और हम इसको दूर हटाते हैं अपने आप से। तो अगर एक बार हमने वो सेंस ऑफ, जिसको बोलते हैं कि ना, वो जोड़ दिया, तो सेल्फ एस्टीम के साथ ये जुड़ जाएगा। डिग्निटी और आइडेंटिटी की मैं बात कर रही थी। देखिए, जो आर्ट और कल्चर की मैंने बात करी, हैप्पीनेस भी बहुत मिलती है जब हम अपनी ट्रेडिशनल चीजें करते हैं, अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। समझना आसान, करना आसान, इंप्लीमेंट करवाना आसान, और सोसाइटीज के साथ अवेयरनेस के साथ साथ ये एक इंप्लीमेंट, जिसको बोलते हैं ना, अपलिफ्टिंग द सोसाइटी, भी इसके अंदर बहुत बढ़ता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। भाषा का इतना बड़ा रोल क्यों? क्योंकि लैंग्वेज नहीं आई तो ये सीधी सी बात है कि हम आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, लिटरेचर, किसी पर भी हम इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हम अपने परिवारों में देखते हैं, जब पुराने लोग, बुजुर्ग लोग हैं, या हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स, वो एक अलग तरीके से भाषा को बोलते हैं, उनकी टोनैलिटी अलग होती है। हम अब किसी स्ट्रेंजर से मिले तो वो अलग ढंग से बोलते हैं। ये खाली भारत में नहीं है, विदेशों में भी होता है। हर एक की भाषा का एक तरीका होता है बोलने के लिए। हम इसको बोलते हैं अपनापन, है ना, फेमिलियरिटी। तो ये एक कॉमन लैंग्वेज और रिफ्लेक्शन, हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए और हम इसको कल्चर के फॉर्म में प्रिजर्व नहीं कर पाए। तो अब समय है जब हम अपने बच्चों के अंदर ये इसको प्रमोट करें और इस चीज को बढ़ाएं। देखिए, बहुत जल्दी से आपके साथ बात करती हूँ कि पिछले 50 वर्षों में भारत ने 220 भाषाओं को ऑलरेडी खो दिया है। यूनेस्को ने 197 लैंग्वेजेस को एंडेंजर्ड डाल रखा है। हमारे परिवार से जब कोई बड़ा बुजुर्ग चला जाता है ना, तो उसके साथ उस भाषा को बोलने का तरीका चला जाता है। तो आप ये देखिए कि कितनी स्पीड से हम अपने हेरिटेज को और रिचनेस को खोते चले जा रहे हैं। ये समय है आपका, मेरा, हर भारतीय इसमें योगदान दे सकता है कि हमारे परिवारों में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी बोली हुई भाषा में फोक सॉन्ग्स, कहानियां, इनको रिकॉर्ड कर लें और बाद में हम जैसे जैसे समय अब आपको उसका कंट्रीब्यूशन करें, राइट। तो एक तो उनकी मेमोरीज इमॉर्टल हो जाएंगी और दूसरा आप देश को कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, राइट। एक्सपर्ट्स की हर जगह जरूरत नहीं है, हम में से हर एक आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैंने पहले अपने वीडियो के अंदर एक बात कही थी, जहां पर मैंने 22 भाषाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करी थी। ये 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत बार मेंशन किया गया है, एनईपी में भी 10 बार मेंशन किया गया है। तो टीचिंग और लर्निंग हमें स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक इन सब भाषाओं का ध्यान रखना है। इसके अंदर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होंगे, जहां पर बच्चे अपने ही देश के हेरिटेज साइट्स पर, वॉर मेमोरियल्स पर, जहां पर बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही है, बच्चे वहां पर जाएंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेकर आएंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर बार फिजिकल स्पेस में लेकर जाएं, आप डिजिटल स्पेस, वीडियोस को भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जिसको इंटरेस्ट आए वो आगे बढ़कर जा सकते हैं। एक और चीज यहां पर कहेंगे कि टीचर्स हमारे पास लैंग्वेज की कम है स्किल, राइट। और जो टीचर्स हैं वो ज्यादातर लिटरेचर, वोकैबुलरी और ग्रामर पर जोर देते हैं। तो यहां पर ये भी जोर दिया जा रहा है कि ऐसे टीचर्स चाहिए जो भाषा को इंटरेस्टिंग बना दें, और इंटरेस्टिंग बना देंगे तो बच्चे उसको रोजमर्रा की भाषा में यूज करने लगेंगे। पहला एक वीडियो जो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करी थी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी जोर नहीं दिया गया है, पर एक तो रीजनल होम लैंग्वेज और संस्कृत, इन 3 भाषाओं में का हिस्सा होना चाहिए। एंड बच्चे को हक है इन सारी चीजों को अपनी भाषाओं में, ट्रेडिशनल, ट्राइबल में पढ़ने के लिए। अच्छा, अब हम आगे अगर बढ़ते हैं इसके अंदर, प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर क्या होगा। तो प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर जो बीएड कोर्सेज हैं 4 ईयर के, तो यहाँ पर डुअल डिग्री मिलेगी और स्किल, ये सारी चीजें वहां पर भी सिखाई जाएंगी। तो आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे पास काफी डेवलप्ड लोग आएंगे, राइट। अच्छा, अब हम जल्दी से एक बात को समझते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास इतने म्यूजियम्स हैं, अकेडमीज हैं, आर्ट गैलरीज हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, इन सबको भी प्रिजर्व करना है, सारे आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करना है। और आप मेरी बात बोलने के साथ साथ समझ रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटीज काम करने की भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, लोग, मतलब इसको हम प्रिजर्व करेंगे तो लोग देखने आएंगे ये सारी चीजों। IITI की बात नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो IITI क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जहां पर न्यूमरस मल्टी लैंग्वेज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे और हमारे हजारों, दसियों हजार लिखे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट भी करेंगे, प्रिजर्व भी करेंगे, और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ, मतलब वो लोग वहां पर कैंडिडेट से कंट्रीब्यूट भी करवाएंगे। संस्कृत के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। देखिए, संस्कृत क्या है? हर जगह में मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, ड्रामेटिक्स, योगा, हर चीज में संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। तो संस्कृत को भी सिखाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज और निकल कर आती है कि संस्कृत यूनिवर्सिटीज भी लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस की ओर बढ़ते चले जाएंगे और वहां पर भी हमारे वेदाचार्य वगैरह के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो ये सारी चीजें हमने बात करी। टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे ताकि वो ये सारी चीजों को संजो कर रख पाए।
डिक्शनरीज बनाई जा रही है विभिन्न भाषाओं में ताकि सीखना आसान हो, और जब जर्नलिज्म, राइटिंग या स्पीच मेकिंग करी जाए तो उसको आप यूज कर सकते हैं। राइट, वेब बेस्ड पोर्टल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, प्लेटफॉर्म। अब जब आप ढूंढेंगे तो आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर काफी सारी चीजें मिलेंगी। इसके अंदर जो छात्र इन चीजों को पढ़ेंगे स्कॉलरशिप उनको दी जाएगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोफिशिएंसी इन इंडियन लैंग्वेज विल बी इंक्लूडेड एज क्वालिफिकेशन पैरामीटर फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए, मौका मिला सबको, और ये वो लिंक है जो मैंने आपसे चर्चा करी थी। और इसी के साथ मैं बात कहूंगी कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आई एम श्योर आपको मेरे वीडियो के अंदर कंसोलिडेटेड इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को कैसे यूज करें, कहाँ करें, कैसे कैसे फायदा होगा, सारी चीजों के बारे में पता चला होगा। आप अपने कमेंट को भी जरूर छोड़ें, कोई और चीज जानना चाहे मुझे बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ। ये जानना सभी का अधिकार है। मैं तो हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।